आज 1 मई है, विश्व मजदूर दिवस, और इस मौके पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मुंबई में एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आज शाम 5:30 बजे एक रैली वहां होगी, जिसे बीएमसी चुनाव को लेकर एमवीए की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में अजित पवार को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच आज की रैली काफी अहम मानी जा रही है। महाविकास आघाड़ी ने आज की रैली का नाम वज्रमूठ रैली दिया है, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। गठबंधन का कहना है कि ये रैली देश में संविधान की रक्षा के लिए की जा रही है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सोहित, ये जो रैली है ये किस तरह से आज महाविकास आघाड़ी की एकजुटता का जो है संकेत या सबूत देने वाली है? जी देखिए, आज 1 में है, आज महाराष्ट्र दिवस भी है, और ये जो वज्रमूठ रैली है इसकी जो ये तीसरी रैली है जो महाविकास आघाड़ी निकाल रही है। इससे पहले वज्रमूठ की जो पहली रैली थी वो छत्रपति संभाजी नगर में रखी गई, दूसरी नागपुर में, और तीसरी जो रैली है वो मुंबई में हो रही है। मुंबई के बीकेसी में अगर आप मेरे पीछे देखें तो उसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि संविधान को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अब एक तरफ कई अटकलें लग रही हैं कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या होगा। हमने हाल ही में देखा कि अजित पवार को लेकर किस तरह से अटकलें लगी, लेकिन इस सब के बीच अब महाविकास आघाड़ी अपने आप को एकत्रित बताने के लिए एक बड़ा मौका उनके सामने यहाँ पर है, जहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो उसमें बातचीत करने वाले हैं। और अगर मंच पर भी आप देखेंगे तो जो तीनों पार्टियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, उनका यहाँ पर उनकी भी तस्वीरें मौजूद है। बड़े पैमाने पर इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। आने वाले समय में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर 25 सालों से शिवसेना तो सत्ता में थी, लेकिन अब शिवसेना के अंदर ही 2 गुट हो चुके हैं, और शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे के पास गया है। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे के सामने भी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने का एक मौका मौजूद है। दूसरी तरफ एनसीपी को लेकर जिस तरह से अटकलें लगातार चल रही हैं, तो वो अटकलों को भी शांत करने या उसे बंद करने का भी एक मौका आज यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर कोशिश होगी महाविकास आघाड़ी की ये बताने की कि वो कितने एकत्रित हैं और एक साथ हैं, और जिस तरह से कई अटकलें लग रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तीनों पार्टियों से 2-2 नेता यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। सरकार पर तो हमला करेंगे, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर वो बातचीत करेंगे। और इस रैली से पहले हाल ही में एपीएमसी चुनाव हुआ है, जहां पर महाविकास आघाड़ी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है। तो अभी इसी तरह से जो रुझान है उससे पता चलता है कि अगर महाविकास आघाड़ी के जो तीनों पार्टियां हैं वो साथ में रहती हैं, तो फिर वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उससे काफी मजबूत है। और इस जीत के बाद क्योंकि ये रैली हो रही है तो इसका जिक्र इस रैली में भी किया जाएगा। और बीएमसी चुनाव और अगले साल 2024 के चुनावों से पहले एक तरीके से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से किया जा रहा है। कोशिश है ये बताने की कि विपक्ष एकजुट है और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ वो मिलकर लड़ रहे हैं। आखिरी जो भाषण होगा वो उद्धव ठाकरे यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि मुंबई में है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ही भाषण देते आए हैं वज्रमूठ में, तो आखिरी भाषण वो देंगे। वो क्या कुछ कहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे उठाते हैं, वो देखना अहम होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, हमने देखा था हाल ही में जिस तरह से महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम हुआ था, वहां पर हीट स्ट्रोक हुआ था, तो कई तरह से 15 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है कि इस बार इस तरह की कोई गलती कहीं पर ना हो। तो इसकी भी यहाँ पर इसके बारे में भी सोचा गया है। 5:30-6 बजे से इसकी शुरुआत होगी, और जो मुख्य वक्ता होंगे उद्धव ठाकरे वो करीबन 8 बजे यहाँ पर बातचीत करेंगे। काफी अहम इसे माना जा रहा है, और इसे एक तरीके से महाविकास आघाड़ी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। आज मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी, माफिया का राज चल रहा था, साथ ही शहर कूड़े का ढेर बने हुए थे। लेकिन बीजेपी की सरकार आने पर कानून व्यवस्था पटरी पर आ गई है। अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट हैं। इससे पहले कल संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रैली में बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ये सरकार को
नहीं दिखता। हमारे नगर कूड़े के ढेर माने जाते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती थी। असुरक्षा का माहौल था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का एक माहौल बन जाता था, भय और वसत का माहौल बन जाता था। और प्रदेश के अंदर हमारी युवा शक्ति, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उस युवा शक्ति को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास के पास उनके वाईफाई को इस्तेमाल करने वाले पर छापा पड़ा है। जो प्रधानमंत्री आवास के पास कोई रहता है, बड़ा दमदार आदमी है, कोई रहता है, उस पर एसटीएफ ने छापा मारा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि बताओ, एसटीएफ यूपी की दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली की इनकम टैक्स गोरखपुर में छापा मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हो, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हो। दिल्ली, एनसीआर और देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तापमान काफ़ी गिरा है, क्योंकि बरसात हुई है, कई जगह ओले गिरे हैं और अभी अगले 2-3 दिन भी इस तरह की स्थितियां रहने की संभावना है। इससे एक तो तापमान काफ़ी गिरा है, लोगों को राहत मिली है, और दूसरा ख़ासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ की आबो हवा पहले से बेहतर हुई है और जनवरी से अप्रैल तक जो है 52 दिन हवा की गुणवत्ता अच्छी रही। ये हवा की जो गुणवत्ता सुधरी है, इसकी वजह क्या है, इस पर हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने बात की कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल से। दिल्ली की आबो हवा पहले से बेहतर हो रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद नौटियाल हैं, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी हैं। सर, आबो हवा में जो बदलाव देखा है वो किस तरीके का बदलाव है और क्या आकलन है हमारा? करीब जब से ये कमीशन का गठन हुआ है तभी से एक नीतिगत तौर से काम चल रहा है और एक पॉलिसी, जैसा कि आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, एक पॉलिसी बनी थी जिसके तहत हमने हर सेक्टर जो कि पोल्यूशन का कारक बनता है, एयर पोल्यूशन का, उनको टारगेट किया है। और इस दौरान आपने अगर देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि यहाँ पे एक अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट हमने पूरी एनसीआर के लिए बनाई थी, जो कि क्लीन फ्यूल्स यूज होने थे। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया। इंडस्ट्रीज ने बढ़ चढ़कर उस अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट को अपनाया और अब हमें खुशी है ये बताते हुए कि पूरे एनसीआर में, दिल्ली में तो पूरे शुरू से ही पीएनजी गैस पे इंडस्ट्रीज चलती थी, लेकिन अब एनसीआर में भी पीएनजी या अन्य अप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट, माने उसका मतलब ये है कि जो हमने अनअप्रूव्ड फ्यूल लिस्ट थे, जो हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल लिस्ट थे, वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, जिसमें कि कोल, डीजल ऑयल, एलडीओ, इस तरह के जो हाईली पोल्यूटिंग फ्यूल्स थे, उनके वजह से बहुत एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है। उसी तरह से बायोमास फ्यूल्स परमिट हुए हैं। तो बायोमास जो ओपन बर्निंग होती थी, उनको अब कंट्रोल्ड कंडीशंस में बायोमास को आप इंडस्ट्रीज में, फ्यूल फर्नेसेस में, बॉयलर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसा एक इंडस्ट्रीज एक सेक्टर है, डीजी सेट्स पे हमने काफ़ी काम किया है, जिसमें कि उसके जो डुअल फ्यूल कन्वर्जन की तरफ काम हो रहे हैं। साथ ही जो डीजल सेट्स चलते थे उसमें एमिशन कंट्रोल के डिवाइसेस रेट्रोफिट हो रहे हैं। उसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो धूल और ये जो डस्ट है, एयर पोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कारक बन जाता है, पर्टिकुलरली गर्मियों के महीनों में। तो उस दिशा में भी अगर आप देखें तो दिल्ली में आजकल काफ़ी काम हो रहा है, एनसीआर में भी काफ़ी काम हो रहा है। जो धूल संबंधित जो अबेटमेंट मेजर्स हैं उनमें काफ़ी फोकस की बात है। ग्रीनिंग, प्लांटेशन, पेविंग, कारपेटिंग,
इन दिशाओं में काम करने से जो धूल जो वातावरण में आती है वो काफ़ी उसमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक जो आप एक वेदर फिनोमेना है, वेदर फिनोमेना डिस्पर्शन के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहा है ये, और साथ लेकिन प्रयास निरंतर बने हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि धीरे धीरे हर दिशा में, हर सेक्टर में अगर जो प्रयास कार्यरत होते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस दिशा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब आपके प्रयास के साथ साथ मौसम का साथ भी मिला है। मौसम का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्पर्शन जो है वो इफेक्टिव डिस्पर्शन तभी हो पाता है जब आपके पास मौसम भी फेवरेबल हो। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण की स्थिति बेहतर होने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। हर शहर में एयर पोल्यूशन की स्थिति खराब ही होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार की कामों की वजह से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के संघर्ष, मेहनत और सहयोग की वजह से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन कम हो रहा है। अगर 2016 से 2022 के बीच में देखें तो 30% पोल्यूशन में कमी आई है, जो बहुत बड़ी बात है। और उधर मौसम की बात करें तो तापमान जो है वो काफ़ी गिरा है, लोगों को काफ़ी राहत मिली है। मई की शुरुआत बरसात के साथ हुई है, ख़ासतौर पर दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हुआ है। ये अलग बात है कि बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और जाम की वही पुरानी समस्या लोगों के सामने आ रही है। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं। तो एक तरफ राहत भी है, दूसरी तरफ आफत भी है। बरसात अभी दूर है, लेकिन यही स्थितियाँ रहीं तो बरसात में और ज़्यादा दिक्कत होगी। पानी कई और जगह भरेगा और ये समस्या दिल्ली क्या देश के तमाम इलाकों में बनी रहती है। कहीं ना कहीं सिविक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कोई हल निकालता हुआ लगता नहीं कि कोई निकालने को इसे लेकर गंभीर है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक देश के कई इलाकों में बारिश की ये स्थिति बनी रह सकती है। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व भारत के कई इलाके शामिल हैं। पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई है।